गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 29 सितंबर पर पहुंच चुके हैं और आई होप जो लोग 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। इसके लिए जो सी सेट का वीडियो है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि सी सेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए दो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और उसमें कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से आखिरी के दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक वीडियो आज भी अपलोड किया जाएगा विच विल बी कंसर्निंग कि 2022 के स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर वो एक लाइव लेक्चर लिया गया था जिसमें 2022 के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अपनी क्वेरीज जो थी लाइव पूछी थी, जिसको कि आज अपलोड किया जाएगा नेटमॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो बी रेडी फॉर दैट। आज द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम हुनरबाज अवार्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, पीएमएफएमई स्कीम को देखेंगे, आईएई को लेकर एक टॉपिक रहेगा, एक एमसीक्यू हमारा आकाश मिसाइल को लेकर रहने वाला है। देन हम यहाँ पर हम ट्रेंचिकैर्पस तकील के बारे में जानेंगे, देखेंगे ये क्या है, एबीडीएम, जुदीम राइस वाइन, एंड देन यहाँ पे पोचमपल्ली विलेज ऑफ तेलंगाना के बारे में डिस्कस करते हुए अकीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, ऑल इंडिया प्रिम्स मॉक टेस्ट जो फ्री मॉक टेस्ट आपका है वो नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये उन लोगों के लिए है खासतौर पे जो 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इवन 2022 के जो स्टूडेंट है वो भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है। और उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके लिए रजिस्टर कर लीजिएगा और इसको अटेम्प्ट करिएगा। द टेस्ट इज लाइव। इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको 24 आवर्स जो है उसमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको इमीडिएटली, जैसे ही आप टेस्ट 2 घंटे के बाद कंप्लीट करेंगे, 2 घंटे आपका टाइम रहने वाला है, इमीडिएटली आपको ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी पता चल जाएगी। लेकिन हाँ, जो लिस्ट निकाली जाएगी नेटमॉक के द्वारा वो आपको 24 टू 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगी। यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल फॉर 2021 स्टूडेंट, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि कम से कम 50 मॉक टेस्ट जो है वो जरूर करके जाइएगा बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा आपका जनरेट हो सके। जल्दी से मुझे बताएं टारगेट कितना सेट करेंगे। कट ऑफ जो है 6 मार्क्स की रखी गई है, अदरवाइज आप चाहें कितना भी स्कोर सेट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, टारगेट को डिक्लेयर जरूर करिए ताकि आप फिर उसको अचीव कर पाए और फिर अपने मार्क्स को शेयर कर पाए। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हुनरबाज अवार्ड को लेकर है, पूछा गया। हुनरबाज अवार्ड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स हु वर ट्रेन्ड अंडर डीडीयू जीकेवाई। तो एक प्रोग्राम के अंदर जिनको ट्रेन किया गया था उन्हीं को दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूँ। टाइम बाउंड मैनर में आपको आंसर करना है। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि एक पर्टिकुलर मंत्रालय जो है उन्होंने 75 दिव्यांग जन जो हैं उनको हुनरबाज अवार्ड से नवाजा है और ये था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है वो तो करेक्ट हो जाता है। द अवार्ड्स आर गिवन टू द कैंडिडेट्स हु वर ट्रेन्ड थ्रू दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, एंड रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम जो कि मिनिस्ट्री की है। 75 दिव्यांगजन जो कि 15 स्टेट से आते हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि डीडीयू जेकेवाई और साथ ही साथ आरसेटी। आरसेटी क्या है? दिस इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नॉट गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स। और यहाँ पे डीडीयू जेकेवाई के साथ आरसेटी जो है ट्रेनिंग वहां से भी ली गई है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एक शब्द की वजह से भी पूरी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है और वही चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं उनको यहाँ पर आपको देखना है। चलिए ध्यान रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। सो टॉपिक को करना है हमें अंडरलाइन और देन यहाँ पे देखना है कि पूछा है कि आपको इनकरेक्ट बताना है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू बेनिफिशियरी अंडर दिस स्कीम। इसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है दूसरे तरीके से हेल्प करी जाए। ओटीओपी इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पीएमएफएमई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये एक कंपोनेंट है किसका? पीएमएफएमई का। चलिए यहाँ पे टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ आपका, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। अभी रिसेंटली सीड कैपिटल मॉड्यूल जो है इसे लॉन्च किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज की, ठीक है। तो सीड कैपिटल मॉड्यूल जो है वो लेकर आया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर पीएमएफएमई स्कीम की, इट एम्स टू एनहांस द कंपेटिटिवनेस
किस चीज़ की? एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज की जो कंपेटिटिवनेस है उसको इंक्रीज करने की बात इसके अंदर करी जाती है इन द अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंप्रूव करना है, फॉर्मलाइजेशन सेक्टर को प्रमोट करना है, उसको लेकर बात करी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक सीड कैपिटल मॉड्यूल जो है उसको लॉन्च किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। इसमें एक MIS पोर्टल जो है उसको भी लेकर आया गया है। अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प यहाँ पर करी जाने वाली है और इसके अंदर जो सीड कैपिटल असिस्टेंस रखा गया है 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप रखा गया है। ठीक है, अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि क्या फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रावधान रखा गया है। लेकिन हाँ, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट PMFME स्कीम के अंदर। तो इसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट है वो स्कीम के अंदर रखा गया और इस कंपोनेंट के अंदर एटलीस्ट वन प्रोडक्ट जो होगा उसे प्रमोट किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में से। तो आप भी पता लगाइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में से कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जाता है। क्या आंसर बी होगा? जिन लोगों ने बी आंसर किया है वो अपने आप को यहाँ पर -2 दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपने मिसरीड किया है, गलत एज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर करना था। आंसर विल बी ए। कितने लोगों को -2 मिला है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज मिसरीडिंग की जो पेनल्टी है वो -2। चलिए चलते हैं यहाँ से। ये एक इन्फोग्राफिक मैंने ऐड किया ताकि जब आप रिवाइज करें तो ये जो वेरियस कंपोनेंट है स्कीम के वो अच्छे से जल्दी से रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि IAEA को लेकर है, पूछा गया IAEA को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक और क्या पूछा है वो देखिए। IAEA को सेटअप किया गया था एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और ये जो है UN के फ्रेमवर्क के बाद आती है। इंडिया जो है IAEA का एक फाउंडिंग मेंबर है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको सिलेक्ट किया गया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ IAEA। एक एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे ये काम करेंगे IAEA की। ये न्यूज़ थी और हमारे लिए खुद भी ये काफ़ी फख्र की बात है कि हमारे यहाँ से जो CAG है एंड डेफिनेटली जो CAG होते हैं सिविल सर्विसेज में से ही लार्जली बनाए जाते हैं। सो यहाँ पर ये रोल जो है वो आप ही लोगों को निभाना होता है। IAEA को सेटअप किया गया था एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 1957 के अंदर विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली। एजेंसी वर्क with its member state, multiple partners इसके होते हैं and it was established as an autonomous organization, दो ये UN से इंडिपेंडेंट तौर पे काम करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इवन दो इसकी जो रिपोर्टिंग है IAE की जो रिपोर्टिंग है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी होती है एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसकी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन इसे एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, के तौर पे बनाया गया था और इंडिपेंडेंटली बनाया गया था। एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN थ्रू इट्स ओन इंटरनेशनल ट्रीटी IAEA स्टैच्यूट। इसका एक अपना IAEA स्टैच्यूट है जिसके तौर पे और जिसके थ्रू इसे बनाया गया था। IAEA रिपोर्टिंग इवन दो UNG और UNSC दोनों को करता है। तो यस, ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ UN, लेकिन हाँ UN को रिपोर्टिंग करी जाती है एंड इंडिया इज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। IAEA की जो रिपोर्ट होती है एनुअली वो UNGA के पास जाती है और UNSC के पास जाती है रिगार्डिंग स्टेट्स नॉन कंप्लायंस विद सेफगार्ड ऑब्लिगेशन, क्योंकि इसका काम क्या है, एक इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्शन ऑफिसर के तौर पे ये काम करता है और जो जो सेफगार्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कंट्रीज कंप्लायंसेस नहीं कर रही हैं, उसको लेकर जानकारी इकट्ठी करी जाती है और वो सप्लाई भी करी जाती है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए IAEA से नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आकाश मिसाइल को लेकर है। पूछा गया आकाश मिसाइल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन यहाँ पर आकाश मिसाइल को लेकर आपका सही हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है दीज आर एयर टू एयर मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है, हो सकता है। इसे डेवलप किया गया है IGMDP के अंडर, सो इट इज डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 10 सेकंड का जो टाइम है वो शुरू कर देता हूँ। एक न्यू वर्जन जो आकाश मिसाइल का है जिसका नाम है आकाश प्राइम, इसको लेकर आया गया है। इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर भी किया गया है DRDO के द्वारा। ध्यान रखिएगा जो आपकी आकाश मिसाइल है ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर, ना कि एयर टू एयर, सरफेस टू एयर आपकी मिसाइल है जिसे कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। न्यूक्लियर केपेबल है दैट्स फॉर श्योर और यहाँ पे मैक 2.5 इसकी स्पीड रहती है। आकाश मिसाइल सिस्टम जो है यस इसे डिजाइन एंड डेवलप किया गया है इंडिया का जो 30 साल पुराना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। आपको करेक्ट आंसर ही बताना था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पे IGMDP के अंदर आपको दूसरी मिसाइल जैसे कि त्रिशूल है, पृथ्वी है, नाग है, अग्नि है, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आकाश प्राइम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेचिकार्पस टकील, अ स्पीसीज एंडेमिक टू उत्तराखंड। इसे रिसेंटली न्यूज में मेंशन किया गया था, किस वजह से इसे न्यूज में मेंशन किया गया था, ये आखिर है क्या? कोई इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है, and its extract is widely used in cosmetics. It is the only palm species that can survive sub-zero temperature, या फिर none of the above। देखिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है डेडिकेटेड नॉर्थ इंडिया बिगेस्ट जो आपका पामिटम है उसे सिटीजन्स को डेडिकेट किया है। कुछ दिन पहले भी हमने उत्तराखंड को लेकर न्यूज पढ़ी थी कि यहाँ पे एक ओपन एयर फर्नरी जो है उसको लॉन्च किया गया है। टकील पाम जो है इट इज एंडेमिक टू उत्तराखंड एंड इज द ओनली पाम स्पीसीज दैट कैन सर्वाइव सब जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। और न्यूज में क्यों था? क्योंकि पामिटम जो है एक काफी बड़े साइज का वो लोगों को डेडिकेट किया गया, उत्तराखंड में बेसिकली इसे बनाया गया है। इट हैज ऑल्सो बिन डिक्लेयर्ड एज थ्रेटेंड स्पीसीज। जो आपका तकील पाम है इसे क्या कहा गया? ये एक थ्रेटेंड स्पीसीज में आता है और उत्तराखंड के बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा इसे थ्रेटेंड स्पीसीज जो है उस कैटेगरी के अंदर रखा गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए इसे। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज। ये आपका क्रैश कोर्स रहने वाला है जिसमें आप डे बाय डे तैयारी कर सकते हैं वेरियस कोर्सेज की, और इसके अंदर जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के उसको कवर किया गया है। तो डेली बेसिस पे आप यहाँ पे वीडियो देखेंगे और आपको शेड्यूल जो है वो इसका इनबिल्ट रहेगा। तो डे 1 पे जाइएगा, ओपन करिएगा डे 1 को, उसमें जो स्पेसिफिक वीडियोज होंगे वो आपको देखने हैं, जो एमसीक्यूज होंगे वो सोल्व करने हैं, और जो राइटिंग का मॉड्यूल है वो भी इसके अंदर अलग से रखा गया है। तो डे बाय डे आप तैयारी करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, इस तरीके से आपको इनबिल्ट शेड्यूल के मैनर में जब तैयारी करेंगे तो जो टाइम वेस्टेज है वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। exam.network.com के ऊपर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ताकि एक फॉर्मलाइज मैनर में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में आप तैयारी कर सकें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है ABDM के बारे में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर पूछा, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन इसको लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम्स टू प्रोवाइड 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर जो है वो यहाँ पे एक हेल्थ आईडी के तौर पे दिया जाएगा लोगों को। हो सकता है हेल्थ आईडी जो रहने वाली है वो सभी सिटीजन के लिए मैंडेटरी रहने वाली है अगर उनको आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स लेने हैं। जल्दी से सोचिए आंसर के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तौर पे डिजिटल हेल्थ आईडी जो है उसको लॉन्च किया गया है ताकि लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करे जा सके और उनको एक बेहतर सुविधा जो है हेल्थ सेक्टर के अंदर दी जा सके। हेल्थ आईडी जो रहने वाली है यूनिक रहेगी, एक 14 डिजिट का हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर रहने वाला है फॉर एवरी सिटीजन दैट विल ऑल्सो वर्क एज देयर हेल्थ अकाउंट। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, हमारे बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ पर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कहाँ से हम पैसे को अर्न कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बैंक अकाउंट में रहते हैं। उसी तरीके से हेल्थ आईडी के अंदर जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, हेल्थ रिलेटेड डेटा होगा, रिकॉर्ड्स होंगे, वो यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है करेक्ट। लेकिन हेल्थ आईडी इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वॉलेंटरी, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इट इज वॉलेंटरी। इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग पर्सन्स बेसिक डिटेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो है वो इसके अंदर रहने वाला है आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत सुविधाएं लेने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। रिसेंटली जुदीमा राइस वाइन रिसीव द जीआई टैग। ये कौन से राज्य से आती है जो जुदीमा राइस वाइन है? ये क्या नागालैंड से आती है, छत्तीसगढ़ से, आसाम से, या फिर केरला से? सोचिए इसके बारे में। जुदीमा वाइन, दो चीजें यहां पर हैं, एक तो थी राजस्थान की सोजत मेहंदी, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, और साथ ही साथ आसाम की जो जुदीमा राइस वाइन है इसको भी जीआई टैग का स्टेटस जो मिला है। आसाम जुदीमा वाइन जो है इट हैज बिकम द फर्स्ट बेवरेज जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से आती है जिसको कि जीआई टैग से नवाजा गया है। ट्रेडिशनल जुदीमा वाइन जो है ये राइस से बनाई जाती है, इसमें काफी सारी अर्ब्स जो होती है वो भी रहती है, और दिमसा जो ट्राइब है वो इसको काफी ज्यादा यूज करती है। ठीक है, जुदीमा इज इनसेपरेबल फ्रॉम द सोशल एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ दिमसास, क्योंकि कोई भी कल्चरल फेस्ट होता है, कोई भी सोशल गैदरिंग होती है तो वहां पर इसको कंज्यूम किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सी इज द करेक्ट आंसर, जीआई टैग मिला है। और जो सोजत मेहंदी है इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी राजस्थान से इसको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है पोंचमपल्ली विलेज ऑफ तेलंगाना को लेकर। दो स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इसे इक्कत कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, हो सकता है। देन आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड भूदान मूवमेंट,
यहीं से उन्होंने शुरू किया था। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर देता हूँ, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने निधि 2.0, निधि क्या है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, निधि 2.0, ठीक है। सो इट इज नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसे यहाँ पर लॉन्च किया है। और इसके अंदर बात करी जाए तो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। जो पोचमपल्ली विलेज है, जो पोचमपल्ली विलेज है, इसको इकत कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रीजन इज क्योंकि इकत सारीज जो है वो यहाँ की काफी फेमस है। इसे रिच हिस्टोरिक कल्चर सिग्निफिकेंस के लिए भी जाना जाता है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो पोचमपल्ली साड़ी है, पहले इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, और इसको जीआई टैग जो है वो भी मिला हुआ है पोचमपल्ली साड़ी को, ठीक है। इकत साड़ी कह सकते हैं आप इसको, 2005 के अंदर मिल गया था। और यहाँ पर वीविंग क्लस्टर जो है उसे भी एक वर्ल्ड हेरिटेज का जो स्टेटस है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। तो वीविंग क्लस्टर जो यहाँ का है उसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम हिस्टोरिक फैक्ट की बात करते हैं तो यस, आचार्य विनोबा भावे जो है उन्होंने जो भूदान मूवमेंट जो था जिसमें लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया गया था वो यहीं से शुरू किया गया था, ठीक है। जिसमें क्या किया गया था, उन्होंने अपनी लैंड को भी दान किया था और जो यहाँ पे वेल्दी लैंड ओनर्स थे उनको भी कहा कि लैंडलेस लोग जो है उनको यहाँ पर अपनी लैंड को देना शुरू करे, दान करना शुरू करे, भूदान, लैंड का दान, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो हो जाएगा सी। अगर बात करेंगे क्यों पोचमपल्ली न्यूज में था, वैसे देखा जाए तो 3 इंडियन विलेजेस जो है उसे बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा रखा गया, जिसके अंदर पहला है आपका लाजपुर खास विलेज, ये आता है मध्य प्रदेश से, ठीक है। एक विलेज आपका मेघालय का है जिसका नाम है कोंगथोंग, कोंगथोंग विलेज। और तीसरा आपका है तेलंगाना का पोचमपल्ली विलेज, इस वजह से भी ये न्यूज में था, ठीक है। चलिए आंसर सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है आपकी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहां पर किस चीज की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे अकीज इज रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, 4 ऑप्शन, इजी ऑप्शन आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, नीति आयोग है, मॉस्पी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कई बार कॉमन सेंस धोखा दे जाती है हमें, हमें पता है, लगता है कि एम्प्लॉयमेंट है तो लेबर मंत्रालय ही होगा, बट नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम, क्योंकि नीति आयोग और मॉस्पी भी इस तरीके के काम करते रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो थे उन्होंने रिलीज किया है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, अप्रैल से जून का 2021 का ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे जो है वो यहाँ पर दिया गया। इन द अकीस इज प्रिपेयर्ड बाय लेबर ब्यूरो, ताकि क्वार्टरली बेस्ड डेटा जो है, फ्रीक्वेंट डेटा जो है एम्प्लॉयमेंट को लेके वो हमें मिल सके। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कितनी है, किस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, किस सेक्टर के अंदर कम है। 9 सिलेक्टेड सेक्टर्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीओ, एजुकेशन एंड हेल्थ जो है अलोंग विद फाइनेंशियल सर्विसेज, उनको यहाँ पर कंसिडर किया गया डेटा को बनाने के लिए। तो वैसे ही इसे लेकर किसके द्वारा आया गया, डी के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हुए आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, मिनिमम स्टेट्स टू पास बाय व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम उत्तराखंड टू गुजरात एक्सक्लूडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन को छोड़कर कितने स्टेट से आपको होकर गुजरना पड़ेगा जब आप उत्तराखंड से गुजरात के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। सोचिए, आप विजुअलाइज करके उत्तराखंड कहाँ पर लोकेट करता है, आपका डेस्टिनेशन गुजरात कहाँ पर है, और फिर कितने राज्य उसके अंदर आते हैं, आपको उत्तराखंड और गुजरात को काउंट नहीं करना है। चलिए एक बार यहाँ पर मैप के ऊपर भी देख लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे सो दिस इज उत्तराखंड। अगर आप मिनिमम स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप हरियाणा पे आएंगे पहले, फिर आपको राजस्थान पे आना पड़ेगा, फिर आप गुजरात पे आ सकते हैं। या फिर आप दूसरा रास्ता ले सकते हैं कि आप पहले यूपी पे आएँ, मध्य प्रदेश पे आएँ, और फिर आप गुजरात में जाएं। ये भी आप एक रास्ता अपना सकते हैं। तो ये 2 ही मेजरली आपको रास्ते दिखते हैं जिसके अंदर मिनिमम 2 स्टेट्स तो आपके बीच में आ ही रहे। या फिर आप यूपी के अंदर आ सकते हैं, यहाँ से राजस्थान में आ सकते हैं, और फिर गुजरात में आ सकते हैं, वट एवर वे यू लाइक। लेकिन हाँ, मिनिमम जो 2 स्टेट्स हैं यहाँ पर वो आपको पास करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में, यहाँ पे ए होगा, इट इज करेक्टेड नाउ। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा देता हूँ पूरे लेक्चर की, एक्टिव रिवीजन रहने वाली है। और एक्टिव रिवीजन के बाद हम जो प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो भी आपको दिखाऊंगा, सो दैट आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर पाए। चलिए सबसे पहले तो
हुनरबाज अवार्ड के बारे में जाना था, जल्दी से मुझे बताएं कौन सा मंत्रालय इसके साथ रिलेट करता है। 75 दिव्यांगजन जो वेरियस स्टेट से आते हैं उनको ये अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है। फिर हमने पीएमएफएमई स्कीम के बारे में जाना, जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है, और दी जा रही है तो कितनी दी जा रही है ये भी बताइएगा। ओडीओपी कंपोनेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके अंदर रखा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को 40,000 रुपए की हेल्प जो है वो इसके थ्रू दी जा रही है पर एसएचजी। फिर हमने डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए किया था आईएईए को लेकर, क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, यस और नो में आंसर करिएगा। यूएनजी और यूएनएससी को रिपोर्टिंग करता है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे बनाया जो है अपने तरीके से गया था, आईएईए के अलग से स्टैट्यूट के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ आकाश मिसाइल को लेकर। आकाश प्राइम मिसाइल जो है इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। देन यहाँ पे आईजीएमडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। स्पीड कितनी होती है जल्दी से बताएं मुझे, और क्या ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर किस तरीके की मिसाइल है ये भी बताएगा। मैक 2.5 इसकी स्पीड है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं मिसाइल के लिए। देन हमने ट्रैचिकैर्पस तकलील के बारे में जाना था। उत्तराखंड के अंदर तकलील पाम जो है एंडेमिक है, इसको लेकर आया गया है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था और उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के हिसाब से इसे थ्रेटेंड स्पीसीज के तौर पर डिक्लेयर किया गया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। मैंने आपको यहाँ पे इसकी इमेज दिखाई थी। एंड देन जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं, अगर एक इनबिल्ट शेड्यूल के तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। देखिए एग्जाम में स्ट्रेटेजी जितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी नॉलेज के बराबर का एक वेटेज रखती है। सो इट मीन्स कि जो नॉलेज है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होगी वो भी ज़रूरी होती है। देयरफॉर यहाँ पर आपको जो स्ट्रैटेजी के वीडियोस है वो भी दिए जाते हैं, और बेसिकली जो आपका एक शेड्यूल है वो इसमें बनाया गया ताकि जो अननेसेसरी टाइम इधर उधर वेस्ट हो जाता था चीज़ों को देखने में, या फिर जब हम ज़्यादा आउटपुट नहीं ले पाते थे अपने पूरे दिन के अंदर से, पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा लगता था ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, उस चीज़ को यहाँ पर आप कह सकते हैं रूट आउट किया गया है ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है वो आप कवर करें और उसे मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर कवर कर सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने डिस्कशन किया था एबीडीएम को लेकर। एबीडीएम जो है आपकी 14 डिजिट की हेल्थ आईडी है, क्या ये मैंडेटरी है वॉलेंटरी है, बताएं जल्दी से। पीएम के द्वारा लॉन्च करी गई है, इट इज वॉलेंटरी, और यहाँ पर जो यूनिक एक नंबर होगा वो आपको दिया जाएगा, और उसके अंतर्गत आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड की डिटेल्स, ये सभी चीज़ें रहेंगी और आपके हेल्थ रिलेटेड डेटा भी रहने वाला है। जुदीमा राइस के बारे में बताएं। ये जुदीमा राइस वाइन जो है कहाँ पर यूज करी जाती है जल्दी से बताएं, कौन से राज्य के अंदर। और राजस्थान से भी एक प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला है, तो राजस्थान से था सोजत मेहंदी, और यहाँ पर जो चीज हमने डिस्कस करी थी वो आसाम से आती है। ये जो जुदीमा राइस वाइन की बात करी जा रही है, कल्चरल सोशल इवेंट्स के अंदर इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। पोचमपल्ली विलेज, पोचमपल्ली साड़ी के लिए फेमस है, कौन सी लोकेशन से आता है, राज्य का नाम बताएं। विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट भी यहीं शुरू किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन किया था, अकीस के बारे में कौन लेकर आया डेटा, कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है वो बताएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सेक्टर से लेकर वेरियस दूसरे आईटी, बीपीओ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। और लास्ट में क्वेश्चन हमारा था उत्तराखंड से राजस्थान, गुजरात जाएंगे रादर, तो कितने राज्यों से होकर मिनिमम गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या था, 2 राज्य यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें से भी प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे देना ज़रूरी है, तो वो चीज़ आपको आंसर करनी है क्योंकि पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं है, वो हमें याद होनी चाहिए। तो सौभाग्य स्कीम के बारे में लास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ था, जल्दी से मुझे बताएं सौभाग्य स्कीम जो थी वो ABCD एलपीजी को लेकर है, न्यूट्रिशन मिशन को लेकर है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जरूर करेगा। दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में करना है, और आप चाहें तो लाइव चैट सेक्शन के अंदर भी इसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे बताएं अभी आपने कितना स्कोर किया है। मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप आपके सामने है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से मुझे अपने मार्क्स बता दीजिए, टारगेट कितना सेट किया था और अचीव कितना किया है, ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया जरूर बता दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF जो है वो मिल जाएगी, और इसके अलावा भी जो दूसरी PDF या मटेरियल होता है वो भी यहाँ पर शेयर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।